हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइस, क्या आप अपकमिंग आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आने वाले टाइम पे जो आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज देखिए, आप किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करते हो तो उसका पैटर्न पता होना चाहिए आपको, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आता है, किस किस सेक्शन से, किस किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको टाइम कितना दिया जाता है। इसके अलावा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका स्मार्ट स्टडी। अगर आप देखो वो अब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, कोई भी एग्जाम का आप बात कर लीजिए, लाखों करोड़ों में जो है वो भीड़ हो जाती है, यानी कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। अगर उस कंपटीशन में आपको क्रैक करना है और आपको जॉब लेना है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। समझ रहे हो ना, ये नहीं कि पढ़े जा रहे खूब पढ़ लिए तो क्रैक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखिएगा जो लड़का कम भी पढ़ता है ना वो लड़का क्रैक कर लेता है। रीज़न क्या है? सही रणनीति से पढ़ना पड़ेगा, सही टारगेट लेके सही चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और वो कहाँ से पता चलेगा? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है अपकमिंग जेई एग्जाम के लिए। एंड हम लोग इससे प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है आरआरबी जेई का 2018 में हुआ है, 2015 में हुआ, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। उस टाइम पीरियड में यानी 2018 और 15 में एग्जाम पैटर्न क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितना टाइम आपको मिलता था, किस किस सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा जाता, टेक्निकल पोर्शन कितना रहता था, नॉन टेक्निकल पोर्शन कितना रहता। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपका काफ़ी हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे। और मैं एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप स्मार्ट स्टडी करके और कैसा कौन सा बुक लगाना ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि अपकमिंग जो आरआरबी जेई का एग्जाम है इसमें कौन कौन सा पोस्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी लिखा गया है। एक आपका जेई रहेगा, जूनियर इंजीनियर का रहेगा। ठीक है, जूनियर यहाँ पे जूनियर कैटेगरी दिया गया है, तो सबसे पहले रहेगा जूनियर इंजीनियर। अब इस जूनियर इंजीनियर में सारे वो आपका ट्रेड वाले आ जाएंगे, जैसे सिविल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। इसके अलावा बहुत सारा और भी आता है, इसलिए मैंने ईटीसी लिख दिया है। तो और जितने आएगा ना सब इसमें आएगा जेई वाला पोस्ट। इसके अलावा यू नो दैट कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था एंड रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये बताया गया था कि आने वाले टाइम पे आपको डीएमएस का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा और डीएमएस के साथ साथ सीएमए का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जेई के अलावे डीएमएस और सीएमए का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डीएमएस एंड सीएमए? डीएमएस मीन्स डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड सीएमए मीन्स केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। तो इन तीनों का जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका आने वाले वीडियो में बनाने वाला हूँ, आप फॉलो करते रहे हमारे चैनल को, मिल जाएगा आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी एग्जाम पैटर्न और इससे प्रीवियस में क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सा डिपार्टमेंट में आप जाओगे, कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलता है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा रहता है, सैलरी वगैरह कैसे मिलता है ट्रेनिंग पीरियड में, आफ्टर ट्रेनिंग ए टू जेड में आपको बताऊंगा। तो डोंट वरी, आप लोग को टेंशन बिल्कुल लेना है, बस चैनल को फॉलो करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो ये आप समझ गए कि कौन कौन सा पोस्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है आने वाले आरआरबी जेई के वैकेंसी में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि सर व्हाट डू यू मीन बाय आरआरबी जेई। बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को पता है भी बट फिर भी जान लो। ठीक है, तो अपकमिंग 2020 के रिलेटेड तो सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन आ जाता है कि सर जैसे व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन क्या रहता है। सर ये पहले हमको बता दीजिए, सर ये आरआरबी जेई है क्या, यानी आरआरबी क्या है। आरआरबी जेई हम लोग बोलते हैं, तो जेई स्टैंड फॉर जूनियर इंजीनियर, बट व्हाट डू यू मीन बाय सर आरआरबी, ये हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे सर प्रीवियस ईयर का पोस्ट, किस किस पोस्ट में आपका वैकेंसी आया था एंड आपका वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे आपको ये आइडिया पता चलेगा कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है, कंपटीशन कितना रह सकता है। ये सभी चीज़ का पता कहाँ से चलता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी प्रीवियस ईयर में कितना था। देन हम लोग बात करेंगे सर एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आरआरबी जेई के लिए। क्या बीटेक वाला अप्लाई कर सकता है, क्या डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता है, क्या हम लोग अगर बीएससी वगैरह किए तो अप्लाई कर सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताऊंगा। और एग्जाम पैटर्न यानी पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज आरआरबी।
आरआरबी क्या होता है? तो बेसिकली डियर आरआरबी में से होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि जो रिक्रूट करती है आरआरबी के द्वारा एक बोर्ड है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वही जो है जेई को रिक्रूट करती है, ठीक है, रिक्रूट करते हैं थ्रू दी आरआरबीज। अब देखो यहाँ पे आरआरबी ना होके मैंने यहाँ पे एसएससी भी लिखा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिकॉज ये भी आपको पता होना चाहिए पिछला 2021 का ये बात है, सितंबर अक्टूबर के बीच का बात है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मीटिंग हुआ था बड़े बड़े अधिकारियों का रेलवे का, और उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि आने वाले टाइम पे जो जेई का होने वाला एग्जाम, सीनियर सेक्शन का एग्जाम होने वाला, सीएमएस का, डीएमए का होने वाला, इन सभी का जो एग्जाम होगा वो थ्रू एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाएगा। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन तीनों का, यानी कि यहाँ पे जो सीएमए है, डीएमएस है, इसका भी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी और जेई का भी, इन चारों का एग्जाम कौन कराएगी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराएगी। देखो अभी तक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू तो यही बताया गया, क्योंकि ये मीटिंग के द्वारा ये डिसाइड कर लिया गया था, ये लेगा। अच्छा, रीजन मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों किया गया था। रीजन ये है कि आपको पता है कि आरआरबी जो लेती है एग्जाम, आरआरबी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन ले लेती है, मतलब ज्वाइनिंग कराते कराते कभी 3 साल 4 साल डिले हो जाता है। बात समझ रहे हो ना कि नहीं? एग्जाम होने होते तो 1 साल लग जाता है, देन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होता, तो ये काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है। तो वो चाहती नहीं है कि इस बार इतना डिले हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है मांग है, रिक्रूट करना ही करना आरआरबी में, बिकॉज बहुत सारा वैकेंसी जो खाली है और रेलवे को चलाना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है विदाउट एम्प्लॉय। तो दैट इज़ वाई वो एसएससी को सौंप रही है कि आप एग्जाम करो, फटाफट लो और मुझे जल्दी से जल्दी सिलेक्टेड कैंडिडेट को आप दो। तो इस बार बहुत ज़्यादा ना, बिकॉज देखो अब चेंज हो सकता है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, चेंज होगा तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बता ही दूंगा, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि इसी के द्वारा लिया जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही। जो एसएससी का जेई होता है ना, एसएससी जेई, राइट, तो वो एसएससी कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है, बट इस बार आपका एसएससी आरआरबी जेई भी होगा, मतलब आरआरबी का भी जो है वो भी कौन कराएगी? एसएससी कराएगी। चलिए ये भी आपको पता चल गया। और अगर बात करेंगे तो इसी के द्वारा, इसी बोर्ड के द्वारा, या तो एसएससी या फिर रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है डिजर्विंग कैंडिडेट को जो है थ्रू दी वेरियस एग्जामिनेशन, सीबीटी 1 सीबीटी 2, अभी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, उसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। एंड वैकेंसी किस में निकलता है? जेई में निकलता है, जूनियर इंजीनियर में, जैसे मैंने कहा, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए में, इसके अलावा डीएमए यानी कि आपका डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में, जूनियर इंजीनियर आईटी में निकलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन सभी में वैकेंसी निकलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि सर जी ये बताइए कि इससे प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी का, उसका क्या था एग्ज़ाम पैटर्न, कब डेट आया था, कब सारा रिजल्ट वगैरह आया था, ये सभी चीज़ के बारे में देखो यहाँ से आपको आइडिया पता चला कि कितना टाइम भी लगा है। तो यहाँ से अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेट ऑफ अनाउंसमेंट, कब अनाउंसमेंट हुआ था ऑनलाइन एग्जाम का, तो 27 जुलाई 2015 में ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जेई का एग्जाम होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो बेसिकली दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम यानी कि उस समय से जो है कंडक्ट कराया गया था, यानी फॉर्म वगैरह, मतलब ये कहा गया था कि एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, मतलब मेरे बात समझ रहे हो ना, ये उस दिन अनाउंसमेंट किया गया था, 27 जुलाई को अनाउंसमेंट किया गया था कि 22 अगस्त से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो एग्ज़ाम स्टार्ट कब से हो गया था? एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था 22 अगस्त से चला था सितंबर तक। तो मतलब देख सकते हो लगभग कि 15 दिन के बीच में ही, उससे कम में ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अगर बात करेंगे रिजल्ट कितना टाइम के बाद आया था, देखो यहाँ पे फरवरी 12 फरवरी को आपका एग्जाम का रिजल्ट जो वो आ गया था। तो सितंबर से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी इतना आपका टाइम, 4 मंथ का टाइम लेता है, कभी 4 मंथ, कभी 3 मंथ, कभी 2 मंथ भी आपका रिजल्ट देता है। रेलवे है ना, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, यू नो दैट, जैसे थोड़ा सा सुस्त है आरआरबी, बट जो करती है ठोस करती है, अच्छा करती है। तो 4 मंथ का यहाँ पे टाइम मिला था, रिजल्ट आ गया था, तो ये चीज़ है। अच्छा अब बात करते हैं सर वैकेंसी जो है वो किस में कितना था, थोड़ा कम वैकेंसी था। जैसे अगर बात करेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो 1159 यानी 1159 वैकेंसी था आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में। अगर बात करेंगे जेई में तो लगभग 1000 यानी कि 945 वैकेंसी था, और इसमें आपका सब आ जाएगा, सिविल का भी, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, अदर ब्रांच का भी। अगर बात करेंगे डीएमएस का तो 35 वैकेंसी था, सीएमए का तो 75 था, एंड चीफ यानी कि सीडीएमएस का तो बात करेंगे 25 था। सम अप अगर करेंगे तो 2239 नंबर ऑफ वैकेंसी था इन 2015 में, यानी 2015 में 2239 नंबर ऑफ वैकेंसी था। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? और यहाँ पे आप समझ गए कि लगभग
27 जुलाई से फाइनल आने में कितना लगा, 12 फरवरी, ये आपका टाइम लिया था। अगर इससे पहले अगर बात करें फॉर्म वगैरह फिलअप हुआ था तो और 2 मंथ इधर आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप टाइम पीरियड लगा लेना, कितना टाइम में आप देखो अनाउंसमेंट होता है, एग्जाम होता है और फाइनल आपका रिजल्ट आता है। चलिए ये तो चीज़ पता चल गया। नाउ आप थोड़ा ये जानिएगा, सर जी ये बता दीजिए कि क्या था एग्जाम पैटर्न, वो भी तो पता होना चाहिए आपको। तो देखो बाबू, अभी के टाइम पे एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँगा उस टाइम पीरियड में 2015 में जो एग्जाम पैटर्न का अगर मैं बात करूँगा तो आपका पहले तो था जनरल, यानी सिंपली समझ लो रीजनिंग था। रीजनिंग के बात करेंगे तो जीए था, एंड बात करेंगे अर्थमेटिक था, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था, एप्टीट्यूड वाला जो पूछा गया था 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। एंड टेक्निकल पोर्शन, अब ये टेक्निकल में आप सिविल ले लो, मैकेनिकल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो वहाँ से आपको 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था 90 मार्क्स के लिए। टोटल सम अप करेंगे तो टोटल आ जाता है 150 क्वेश्चन था 150 मार्क्स के लिए, ये था उस समय का। बट ये 2015 का बात है, और 2015 के बाद आरआरबी जेई का जो है वो एग्ज़ाम तो हुआ 2018 में, लेकिन अभी तक सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो है वो एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अब देखना अभी 2018 का जब मैं आपको बताऊंगा तो पैटर्न चेंज हो चुका है। अभी 150 मार्क फुल देख रहे हो, एंड 60 एंड 90 में, यानी 60 नॉन टेक वाला पार्ट हो गया एंड 90 क्या हो गया, मेरा टेक पार्ट हो गया। टेक एंड नॉन टेक दोनों था, एंड एक ही एग्जाम होता था। लेकिन 2018 में जो होगा उसमें पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो जाएगा आरआरबी जेई का। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं आगे, सर फर्दर डेवलप करते हैं ना। अब बात करते हैं 2018-19 अपन लेके चलेंगे तो है ना, तो 19 ही बात कर सकते हैं, आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आरआरबी जेई 2019 का, वैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो हुआ नहीं है, सिर्फ आरआरबी का हुआ, क्योंकि यू नो दैट सीनियर सेक्शन इंजीनियर को बंद कर दिया गया था। ये कहा गया था कि हम लोग जो है थ्रू दी प्रमोशन के थ्रू ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेगा। अगर कोई बच्चा बीटेक भी किया तो पहले वो जेई बनेगा, जूनियर इंजीनियर बनेगा, देन वो थ्रू दी प्रमोशन वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएगा विद इन 4 और 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 2019 में क्या था एग्जाम पैटर्न। पहले तो ये देख लो कि कब कब आया था। अगर मैं बात करेंगे स्टार्टअप आरआरबी जे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 22 जनवरी में स्टार्ट हो गया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना फॉर्म को। अगर बात करेंगे फाइनल सबमिशन तो फरवरी, 1 मंथ का टाइम देता है लगभग बात करेंगे तो 7 फरवरी को लास्ट डेट था। एग्जाम डेट का बात करेंगे तो मई में था, ठीक है। 2000 बात करेंगे 19 में ही, मई में आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम डेट। रिजल्ट अगर बात करेंगे CBT 1 का तो 13/8 में आया था, एंड रिजल्ट डेट बात करेंगे CBT 2 का एग्जाम होके तो 1/11/2019 में था, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे, ओके। यानी कि देख सकते हो नवंबर तक पहुँच गया, ये नवंबर पहुँच गया, स्टार्ट हुआ था जनवरी में। यानी कि आप ले सकते हो सर जनवरी से लेकर नवंबर तक, मतलब घुमा फिरा के 1 ईयर जो है ये ले लेती है, 1 ईयर ले लेती है आपका दोनों एग्जाम CBT 1 CBT 2 कंडक्ट करने में। यहीं से आप दिमाग लगा सकते हो कि सर जी इसका मतलब ये है कि सर एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है CBT 1 और CBT 2, बिकॉज इससे पहले जस्ट मैंने बताया था 2015 में सिर्फ CBT 1 हुआ था, यही आपका एक सिंगल हुआ था। लेकिन 2019 के आरआरबी जेई में एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका CBT 1 और CBT 2। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ वगैरह है, रिलीज कर दिया गया था CBT 1। इसके बाद रेलवे जेई कंडक्ट, अच्छा एग्जाम 4 आपका स्टेज में हुआ था, 4 फेज में हुआ था। पहले आपका CBT हुआ था, फर्स्ट CBT, उसमें जो लड़का क्वालिफाई कर जाता है देन वो जाता CBT 2 यानी CBT सेकंड, और CBT जब सेकंड को आप क्वालिफाई कर दोगे तब आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जब ये आपका हो जाएगा देन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड इसके बाद आपका आता है ज्वाइनिंग लेटर। समझ आ रहा है कि नहीं? देन आप ज्वाइन कर जाते हो एंड आप आरआरबी जेई बन जाते हो रेलवे में जूनियर इंजीनियर। एग्जाम पैटर्न देख लो, जैसे मैंने कहा चेंज हो गया था। तो डियर पहले वैकेंसी देख लेते हैं ना। वैकेंसी इसमें काफ़ी अच्छा वैकेंसी था, इसको रिवाइज भी कर दिया गया था। तो देखो यहाँ पे अगर मैं फाइनल अपडेट वैकेंसी बता रहा हूँ, एक बार कम फिर बढ़ा दिया गया था। तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो 12,000 के आसपास वैकेंसी था, 13,000 जोड़ लो, 12,844, तो काफ़ी बड़ा वैकेंसी आप देखने को मिल सकता है। आप इससे पहले 2015 में अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखे थे कि नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो कितना था, नंबर ऑफ वैकेंसी का बारे में बात करता हूँ तो ओनली था 1,000 के आसपास। जेई का बात करेंगे तो ओनली 1 के था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 13,000 तो सिर्फ जेई का वैकेंसी है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। अगर बात करेंगे जूनियर इंजीनियर आईटी में, इंफॉर्मेशन में, तो इसमें आपका था 49 था, फिर इसको रिड्यूस करके 29-30 के आसपास कर दिया गया था। अगर बात करेंगे डीएमएस का तो 227 था, एंड सीएमए का बात करेंगे तो 387 था। टोटल सम अप करेंगे तो 13 के यानी 13,500 के आसपास नंबर ऑफ वैकेंसी था जो देखने को मिला था 2019 में। और आप ये हमेशा लड़का लोग क्वेश्चन पूछता रहता है नंबर ऑफ वैकेंसी कितना होगा आने वाले टाइम में, तो आप यही डाटा समझ लो 13 के से लेकर 15 के तक आने वाला है।
ठीक है, इससे कम तो आएगा नहीं, इंक्रीज होने वाला बट घटेगा नहीं। ये पूरी दावा तो नहीं हम कर सकते 100%, है ना, लेकिन रिसोर्सेज जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विथ आरआरबी, तो मुझे पता है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, बहुत सारे से बात होते रहता है, तो लगभग इतना देखने को मिल सकता है। चलिए गाइज, एलिजिबल क्राइटेरिया हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे पैटर्न का, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया, अगर आप जेई बनना चाहते हो यानी जूनियर इंजीनियर जानते हो, तो सबसे पहले या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, फिर डिग्री होना चाहिए, दोनों, मतलब डिप्लोमा वाला स्टूडेंट और बीटेक वाला स्टूडेंट दोनों ही जो है वो अप्लाई कर सकता है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में, आरआरबी के पोस्ट में, ठीक है। बट आपका कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा 3 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, एंड डिग्री भी आपका कंप्लीट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँगा डीएमएस का, तो डीएमएस 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप किए हो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर का, देन यू कैन अप्लाई डीएमएस पोस्ट, ठीक है। एंड अगर आप बनना चाहते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जूनियर इंजीनियर, देन आपका देखो यहाँ पे या तो आप पीजीडीएससी कर सकते हो, पीजीडीसीए, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीसीए, या फिर बीटेक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया DOEACC बी लेवल का कोर्स होता है जो 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है। तो ये अगर किसी में से भी आप एक किए हो तो यू कैन अप्लाई जूनियर इंजीनियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ना बात करेंगे सीएमए का, तो सीएमए के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन साइंस विथ फिजिक्स, ठीक है, और एंड केमिस्ट्री मिनिमम 45%, मतलब यहाँ पे बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए जो है एक चांस आपका बनता है, आप केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट बन सकते हो अगर आप बैचलर डिग्री किए हो किसमें, साइंस और फिजिक्स में। ऑब्वियसली बात है, जो बीएससी स्टूडेंट है वो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री उनका रहता ही रहता है, और मिनिमम मात्र 45% मांगा गया है। तो अगर आप ये इतना लाते हो तो आप CMS यानी केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट बन सकते हो रेलवे में। तो ये हो गया आपका एलिजिबल क्राइटेरिया। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा बात कर लेते हैं सीबीटी का। तो जैसे मैंने कहा चेंज हो चुका है, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी आरआरबी जेई का, ठीक है, अभी एसएससी जेई का नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब सॉरी एसएससी बोले सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, एसएसई का नहीं बात हो रहा, बिकॉज इसका एग्जाम 2015 के बाद हुआ नहीं है, तो एग्जाम पैटर्न क्या आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन आप देख सकते हो कि एग्जाम पैटर्न अगर आरआरबी जेई का चेंज हुआ है, आरआरबी जेई का चेंज हुआ 2015 के बाद, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी चेंज होगा, राइट, समझ आया। चलिए सीबीटी 1 का बात करते हैं। आपको 90 मिनट दिया गया था, 90 मिनट दिया गया था, यानी 1.5 घंटा आपको टाइम मिलता है। आपको मैथमेटिक्स पूछता है, जनरल अवेयरनेस यानी रीजनिंग पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे जनरल साइंस पूछा जाता है। तो ये सभी मिलाकर 10। आप ध्यान दो, ये आपका सीबीटी 1 है और यहाँ पे प्योर आपका ननटेक है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्योर ननटेक। क्या यहाँ पे आपको एक भी ऐसा टॉपिक नजर आया या सब्जेक्ट नजर आया जो टेक्निकल पोर्शन से? बिल्कुल नहीं। जो पूछा जाएगा आपको नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, चाहे मैथ रहे, रीजनिंग रहे, जनरल अवेयरनेस रहे, साइंस रहे, या फिर आपका कोई अदर तो नहीं है, बस यही है। तो ये सारा चीज़ है। 10th 11 लेवल का पूछा जाए, सॉरी 11 बोल रहे हैं, 10th लेवल, अप टू 10th लेवल का पूछा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। रीजनिंग का बात करेंगे तो सेम एसएससी जो एग्जाम कराती है, रेलवे का प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लो, आरआरबी का, ग्रुप डी वगैरह का लगा लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे मैथमेटिक्स के लिए क्या कर सकते हो, तो और मैं आपको बता देता हूँ, RS अग्रवाल का लगा लो मैथ, उसको सॉल्व करो, या फिर किरण पब्लिकेशन का बुक आता है जो प्रीवियस ईयर लगभग 15 साल 20 साल का सॉल्यूशन पेपर क्वेश्चन के साथ साथ, उसको लगा लो। आरआरबी का आता है बहुत सारा प्रीवियस ईयर का पेपर जो एनटीपीसी कराई है, ग्रुप डी कराई है, आप वो करा लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा मैथ एंड रीजनिंग दोनों का। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस, तो डियर ये आपका अप टू 10th लिखा रहता है नोटिफिकेशन में, अप टू 10th से ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। इसके लिए सिंपल क्या करो, 10th में आता है ना वर्मा शर्मा का पेपर वगैरह आता है जो 1-लाइनर क्वेश्चन रहता है, वो आप पूरा पढ़ लो। और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इंसाइक्लोपीडिया का आता है साइंस, उसको ले लो, फिर लूसेंट का आता है साइंस, वो आप पढ़ लो। सब्जेक्टिव आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, दोनों आप ले लो, सब्जेक्टिव वाला में पढ़ो, ऑब्जेक्टिव वाले से क्वेश्चन लगा लो, तो ये आपका हो जाएगा। और आपका जीके का अगर बात करेंगे तो जीके में अधिकतर आपका करंट अफेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है करंट अफेयर, तो आपको करंट अफेयर करना, उसके लिए क्या, या तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो जो डेली बेसिस पे आपको कराती क्या है, करंट अफेयर। या फिर आप जा सकते हो, बहुत सारा प्रकाशन अभी टाइम पे मैगजीन मिलता है करंट अफेयर का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, आप एक बार जाओ 50-60 रुपये लेगा, साल भर का करंट अफेयर मिल जाएगा, आप उसको पढ़ते रहो। लास्ट 6 मंथ से लेकर अधिकतर 6 मंथ का पूछा जाता है, फिर भी अगर आप वर्स्ट कंडीशन के लेकर चलोगे तो 1 ईयर का ले लो और 1 ईयर का पढ़ लो, आपका करंट अफेयर वहीं से पूछा जाएगा। समझ आया कि नहीं? और साइंस मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हो गया आपका जीके का, जिसमें आपका करंट अफेयर हो गया। आप जीके का बात करेंगे तो वही लेसन आपका काम करेगा, स्टैटिक जीके,
है, लंबा चौड़ा बड़ा छोटा, ठीक है, स्पोर्ट्स से पूछ सकता है, वो तो सभी करंट अफेयर में आ गया। पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह से रहेगा, है ना, इकोनॉमिक्स से रहेगा, ये सभी से रहेगा। तो क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो ये सभी लूसेंट ही आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये अगर CBT 1 का हाल। अगर मैं बात करता हूँ CBT 2 का, तो इस बार आपको मिलता है 120 मिनट्स। कितना मिलता है? 120 मिनट, ठीक है, यानी कि 2 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है। इससे पहले आपको 1.5 घंटा आपको टाइम मिला था CBT 1 में, CBT 2 में 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। इसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक दोनों रहता है। अगर यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो ये आपका नॉन टेक है, ध्यान देना, ठीक है, और ये वाला जो बात करेंगे आपका टेक्निकल है। अब यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सिविल से तो सिविल से 100, मैकेनिकल से मैकेनिकल से 100, और इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से 100। मिक्सर नहीं रहता, जनरल इंजीनियरिंग नहीं रहेगा, सबको अलग अलग पूछा जाता है, तो उसका टेंशन नहीं है। जनरल अगर बात करेंगे नॉन टेक्निकल का, तो फिर से आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब ये आपका CBT 1 CBT 2 दोनों में हेल्प करेगा। फिर बात करेंगे, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी साइंस का, तो ये दोनों टॉपिक जो CBT 1 और CBT 2 में पूछा जाता है दोनों बार, यानी कि यहाँ से आपको फोकस देना। जनरल अवेयरनेस वही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड आपका करंट अफेयर, और आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स यहाँ रहता है, बायोलॉजी को हटा दिया जाता। तो ये CBT 1 में भी था, CBT 2 में भी था। यहाँ पे 2 और चीज़ ऐड हो जाता है, जैसे कंप्यूटर आपके ऐड हो जाएगा एंड एप्लीकेशन, एंड दूसरा हो जाता है आपका इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल। इसको ऐड क्यों किया गया? बिकॉज आज के टाइम पर अर्थ बहुत ही खराब हम लोग कर रहे हैं, खुद ही इंसान उसी का यूज़ कर रहे, उसी को खराब कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एसिड रेन वगैरह क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्यों हो रहा है, पोल्यूशन इतना क्यों हो रहा है, उसको कैसे घटाया जाता है, जितना भी आपका सर्वे हुआ उसमें क्या रिजल्ट आया है, इस सभी का नॉलेज होने के लिए आपको ये चीज़ ऐड किया जाता है। 10-10 नंबर का कंप्यूटर इसलिए बिकॉज आप अच्छी पोस्ट में अगर जाओगे एज ए JEE और CMS और CD में, किस में भी जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। दैट इज़ वाई थोड़ा कंप्यूटर से 10 नंबर का आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सभी को अगर ऐड करूँगा तो आपको पूछा जाता है कितना, 150 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है CBT 2 में RRB का। एंड आपको टाइम कितना मिलेगा? आपको मिलेगा जैसे मैंने कहा 120 मिनट, 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन एक मार्क का रहने वाला है। समझ आए कि नहीं? तो ये हो गया आपका CBT 2 का सिलेबस। क्या समझ यहाँ पे आए कि नहीं? तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया। यहाँ से आई होप्स आपको समझ आया होगा कि RRB जी का पैटर्न 2015 में क्या था। सिर्फ 1 स्टेज में आपका एग्जाम हुआ था, 2019 में 2 स्टेज में एग्जाम हुआ है। पहला वाला में जो है वो टेक्निकल और नॉन टेक दोनों था, जो पूछा गया था 2015 में, लेकिन 19 में पहला वाला प्योर नॉन टेक है एंड सेकेंड वाला टेक प्लस नॉन टेक दोनों है। इट मीन्स आपको नॉन टेक्निकल तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रखना पड़ेगा डियर। अगर आपका नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं है तो आप टेक्निकल में अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो CBT 1 है वो प्योर आपका क्या है, नॉन टेक है, वहाँ तो टेक्निकल का कुछ है नहीं। लेकिन जब आप CBT 2 आओगे तब वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टेक्निकल रहेगा, यानी कि नॉन टेक रहेगा, नॉन टेक के साथ साथ आपका टेक रहेगा। तो पहले आपको CBT 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसके लिए आपको टेक्निकल पोर्शन बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे GA रहे, करंट अफेयर रहे, साइंस रहे, या फिर आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहे, सबको अच्छा करना है। तो आपको अगर RRB JEE बनना है तो आपको दोनों चीज़ को बेस्ट करना पड़ेगा, टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक। हाँ, इसका बेनिफिट क्या होता है RRB JEE का, ये होता है कि जब CBT 2 दोगे ना, तो चूंकि यहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन काफ़ी पूछा जाता है, तो टेक वाला जो रहता है वो ईजी रहता है, काफ़ी ईजी रहता है। अगर आप इसे समझ लो कि अगर मैं गेट का बात करूं, या फिर आप ESE का बात करूं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का IES का बात करूं, ठीक है, या फिर आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का बात करूं, इन सब से तो 40% से लेकर 50% जो है ना वो कम सिलेबस रहता है। समझ रहे हो ना, आधा से भी कम सिलेबस आपका पूछा जाता है RRB JEE में। SSC से भी अगर कंपेयर करो ना, तो SSC JEE से भी ना इसमें आपका 30% से लेकर 20 से लेकर 30% तक कम सिलेबस रहता है। समझ रहे हो ना, कम सिलेबस रहता है RRB JEE में। रीजन, बिकॉज यहाँ पे नॉन टेक्निकल का को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। आप SSC में जाके देखो, पहला पोर्शन भी आपका क्या रहता है, टेक्निकल रहता है और नॉन टेक रहता है। तो पहला में भी टेक और दूसरा तो प्योर टेक, लेकिन यहाँ पे आपका पहला प्योर नॉन टेक, तो नॉन टेक्निकल, इसलिए टेक वाला कम पोर्शन रहता है। लेकिन अगर सैलरी का अगर बात करेंगे तो RRB JEE के इतना आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप किसी भी स्टेट लेवल में SSC में चल जाओ, कहीं और चल जाओ, DRDO में चल जाओ, इसरो में चल जाओ, लेकिन जितना आपको पेमेंट जो दिया जाएगा ना RRB JEE में, उतना आपको कहीं पेमेंट नहीं मिलेगा। ये लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट मैं काम कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे और खासियत क्या है कि आपको अलाउंसेस वगैरह जो है काफ़ी मिलता है। खासियत तो यही है ना, RRB JEE का अलाउंसेस आपको खूब मिलेगा।
1000 तरह का आपको अलाउंसेस दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी अलाउंसेस दिया जाएगा, डीए जाएगा, डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए दिएगा, होम रेंट अलाउंसेस दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, ट्रेवल अलाउंसेस दिया जाएगा, टिकट फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल अलाउंसेस दिया जाता है, कुछ फेस्टिवल बोनस दिया जाता है, और एक्स्ट्रा आप काम करते हो उसका दुगना 3 गुना पैसा दिया जाता है, फेयर वगैरह दिया जाता है। तो बहुत सारा चीज़ों को मिला के ना आपका जो भी सैलरी बेसिक सैलरी बनता है उससे 20-30 हज़ार तक बढ़ जाता है सैलरी, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा अगर और जे का बात करेगा, आरआरबी जे का बात करें, दोनों में सैलरी में आसमान जमीन का फर्क होता है। जबकि अगर मैं आपको ये बताऊं कि आरआरबी जे का अगर मैं बात करूं ना, आरआरबी जे का, तो ये बी पोस्ट में आता है, बी कैटेगरी का जॉब होता है, ठीक है। जैसे ग्रुप डी उस तरह ग्रुप बी में आता है आरआरबी जे, ठीक है, यानी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। लेकिन अगर मैं एसएससी जेई का बात करूं तो एसएससी जेई जो होता है वो आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, इससे बड़ा है। लेकिन पैसा के मामले में अगर कहा जाए तो ये अलाउंसेस को मिला के आरआरबी जे में ज़्यादा मिलता है एसएससी में भी। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपका हेल्प करेगा कि पैटर्न क्या रहने वाला है 2022 और 23 में आने वाला जो वैकेंसी है उसमें पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर कोई भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर उससे इंपॉर्टेंट रहा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको बना दूंगा। एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। आई होप आप लोग को पसंद लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना जब भी मैं वीडियो आप लोग को अपलोड करूँ, एंड आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और जल्दी जैसे मैंने कहा सीरीज स्टार्ट होने वाला है एसएससी जेई आरआरबी जे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन, और साथ ही साथ एक बैच भी स्टार्ट होगा मैकेनिकल का, कंप्लीट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू टोटल में स्टार्ट करने वाला हूं। होप सो जल्दी हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।